स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीएसएफ आरओ आरएम के लिए भौतिक विज्ञान की सीरीज के अंतर्गत थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 1, जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा तथा उसके विभिन्न अवयव एवं मात्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हमारी चैनल पर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिल सके। शुरू करते हैं अपना टॉपिक है ऊष्मा। ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा हीट। ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जो कि हमें गर्मी या ठंडक का अनुभव कराती है। जब दो वस्तुओं के बीच ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो उनके तापांतरण के कारण होता है। यानी जब दो वस्तुओं में ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, यानी ऊर्जा का जो आवागमन होता है, वो उसके तापांतर के कारण होता है। तो ये आपको याद रखना है। इस स्थानांतरित ऊर्जा को ही ऊष्मा कहते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए, ऊष्मा का अस्तित्व पदार्थ के अणुओं के गति के कारण होता है। यानी ऊष्मा का जो अस्तित्व होता है वो पदार्थ के अणुओं की गति के कारण होता है। अगला है कि सीजीएस पद्धति में मात्रा कैलोरी और एमकेएस पद्धति में मात्रा किलो कैलोरी और एसआई पद्धति में मात्रक जूल होता है। आपको याद रखना है कि ऊष्मा का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है कैलोरी होता है, एमकेएस पद्धति में जो मात्रक होता है किलो कैलोरी होता है, और जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो जूल होता है। आपको याद रखना है कि ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, एसआई मात्रक होता है जूल होता है। आपको ये याद रखना है। तो एक कैलोरी बराबर कितना होता है? तो एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, यानी 4.18 जूल, जिसे लगभग 4.2 जूल कह दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल, आपको ये याद रखना है। अगला है कि एक जूल बराबर क्या होता है? तो एक जूल बराबर जो होता है वो 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं अगला है कि 1 ग्राम शुद्ध जल के ताप को 14.50 सेल्सियस से 15.50 सेल्सियस तक बढ़ाने पर जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे एक कैलोरी कहते हैं। आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि 14.50 सेल्सियस से 15.50 सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे डैश कहते हैं। ऑप्शन रहेंगे 4। तो आपको याद रखना है कि 14.5 से 15.5 सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 कैलोरी कहलाती है। अगला है टेम्परेचर। टेम्परेचर ताप क्या होता है? ताप क्या होता है कि ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को प्रवर्तित यानी प्रदर्शित करने के लिए जिस मूल राशि की आवश्यकता होती है उसे ताप कहते हैं। ताप क्या होता है कि ऊष्मा के प्रवाह को प्रवर्तित करता है, उसे ताप कहते हैं। ताप क्या होता है? ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। ऊष्मा का जो प्रभाव होता है, यानी ऊष्मा के प्रवाहित होने की दर होती है, वो जो अधिक से कम की तरफ होती है। आपको ये याद रखना है। अगला कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि दो वस्तुओं की ऊष्मीय संपर्क थर्मल कांटेक्ट में लाने पर ऊष्मा के प्रवाह की दिशा उसकी अपेक्षित गति के ताप पर निर्भर करती है, ना कि उसमें निहित ऊष्मा ऊर्जा के परिणाम पर। यानी दो वस्तुओं को जब ऊष्मीय संपर्क में लाते हैं तो उनकी जो ऊष्मा प्रवाह की दिशा होती है उसके ताप पर निर्भर करती है, ना कि उसकी ऊर्जा के परिणाम पर। आपको ये भी याद रखना है। अगला कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ताप अपवर्तित रहते हुए, यानी यदि हम टेम्परेचर में कोई चेंज ना करें तो जो ऊष्मा के आदान प्रदान या किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। यानी हम किसी ताप को अपवर्तित ना करें तो ऊष्मा के आदान प्रदान द्वारा किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। आपको याद रखना है। आप कुछ पैमाने के पॉइंट्स हैं जिनको हम डिग्री के लिए क्या लिखते हैं, हिमांक बिंदु क्या होता है और उनका भाप बिंदु क्या होता है, यानी कितनी अधिक से अधिक हम उसको नाप सकते हैं। तो यहाँ पे सेल्सियस है, तो सेल्सियस क्या होता है? सेल्सियस के लिए संकेत 0 सेल्सियस होता है, यानी इसे सी से डिनोट करते हैं। जो इसका हिमांक बिंदु होता है यानी लोएस्ट पॉइंट, और भाप बिंदु मतलब हाईएस्ट पॉइंट। तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो होता है कि 0 0 और जो इसका भाप बिंदु होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये 100 डिग्री से इसका अपर वैल्यू होती है। फ़ारेनहाइट क्या है? इसे एफ से डिनोट करते हैं, यानी सेल्सियस एफ, यानी डिग्री एफ, और ये इसका हिमांक बिंदु जो होता है 32 फ़ारेनहाइट होता है, और जो इसका भाप बिंदु होता है वो 212 यानी 212 फ़ारेनहाइट होता है। आपको ये याद रखना है। र्यूमर क्या होता है? र्यूमर को एल से प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका जो हिमांक बिंदु होता है यानी लोएस्ट वैल्यू होती है वो 0 फ़ारेनहाइट होती है, और जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो होती है 80 फ़ारेनहाइट, 80 र्यूमर। ठीक है।
रैंकिंग क्या होता है? रैंकिंग भी एक पैमाना है जिसे आरए से डिनोट करते हैं। इसका हिमांक बिंदु 492 आरए होता है तथा भाप बिंदु होता है 672 आरए। आपको ये याद रखना है। अगला है केल्विन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम में पूछा भी जाते हैं इनसे क्वेश्चन की केल्विन जो के है, के का जो हिमांक बिंदु होता है वो जो 273.15 होता है, यानी 273.15 पर ये लोएस्ट वैल्यू देती है और 373.15 के पर ये हाईएस्ट वैल्यू देती है। आपको ये भी याद रखना है, यानी 373.15 पे केल्विन पैमाने की हाईएस्ट वैल्यू प्राप्त होती है। अगला है कि ताप के विभिन्न पैमानों के बीच संबंध क्या होता है? तो ताप के जो विभिन्न पैमानों के बीच संबंध होता है तो आपको ये भी याद रखना है कि मोटा मोटा आपको याद रखना और कुछ भी नहीं याद रखना है कि C/5, आपको ये सूत्र याद रखना है। इससे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं जो आप सीधे सीधे हल कर सकते हैं। C/5 F-32/9 बराबर R/4 बराबर Rn-492/9 बराबर K-273/5। दोस्तों आपको सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन याद करने, ये तीन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या संबंध होता है? तो सेल्सियस यहाँ से हो जाएगा C/5 बराबर हो जाएगा फ़ारेनहाइट के F-32/9 और जो केल्विन हो जाएगा यानी K-273/5। तो आपको ये तीन याद रखने हैं कि C/5 F-32/9 K-273/5 होता है। अगला है तापमित यानी थर्मोमेट्री क्या होता है? थर्मोमेट्री होती है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ताप को मापा जाता है, थर्मोमेट्री कहलाती है। आपको ये भी याद रखना है। अगला है पारातापमापी क्या होता है? जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, उसमें पारातापमापी क्या होता है? तापमान वृद्धि होने पर द्रवों का आयतन में समरूप प्रसार होता है, यानी तापमान वृद्धि होने पर जो द्रवों के आयतन में समरूप प्रसार होता है, ये पारे तापमापी के सिद्धांत पर आधारित है। यानी पारा जो तापमापी है वो समताप समरूप आयतन प्रसार पर आधारित होता है। पारा का जमाव बिंदु जो होता है यानी पारा का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो -39 तथा क्वथनांक बिंदु हो जाए 357 पर होता है। इसीलिए इनका जो परास होता है यानी इनकी जो पीक वैल्यू होती है वो -39 से और 357 के बीच होती है। आपको ये भी याद रखना। अब है अल्कोहल तापमापी। तो अल्कोहल तापमापी क्या होता है? शून्य से कम ताप मापने के लिए सामान्यतः अल्कोहल तापमापी का यूज किया जाता है और अल्कोहल का जो जमाव पॉइंट होता है वो -130 से इसका क्वथनांक होता है 78 होता है। आपको याद रखना है कि अल्कोहल का जो जमाव बिंदु होता है यानी मेल्टिंग पॉइंट -130 और इसका क्वथनांक होता है 78 अगला है गैस तापमापी। गैस तापमापी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गैस तापमापी क्या होता है? गैस के ताप बढ़ाने पर उनके दाब और आयतन में दोनों में परिवर्तन होता है। इसको याद रखना है कि गैस का अगर हम ताप बढ़ा दें तो उसके आयतन और दाब दोनों में परिवर्तन होता है। दाब तथा आयतन में यदि वृद्धि को किसी एक को स्थिर रखें तो दूसरे में परिवर्तन को मापा जा सकता है। आपको याद रखना है जो गैस तापमापी होती है उसमें दाब और आयतन दोनों परिवर्तन होता है। यदि गैस को स्थिर रखते हैं तो आयतन माप लेते हैं, यदि आयतन को स्थिर रखते हैं तो गैस माप लेते हैं। और यहाँ पर ये है कि नियत गैस तापमापी क्या होता है? जो नियत गैस तापमापी होता है जिसमें P सीधा प्रोपोर्शनल T के समानुपाती होता है और इसे संबंध दाब का नियम भी कहते हैं कि जहाँ P प्रोपोर्शनल यानी दाब सीधा सीधा समानुपाती होता है कि ताप के, यानी दाब बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। आपको ये याद रखना है। अगला है नियत दाब गैस मापी। नियत दाब गैस मापी क्या होता है? V प्रोपोर्शनल T। ये भी डायरेक्ट जो इसका वेग होता है यानी आयतन होता है, यानी गैस का जो आयतन होता है वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है यानी समानुपाती होता है। तो जहाँ पर इसका आयतन तथा ताप दोनों समानुपाती होते हैं, आपको याद रखना है ये संबंध चार्ल्स के नियम को प्रदर्शित करता है। तो चार्ल्स का नियम क्या है? उसका आयतन ताप के समानुपाती होगा और जो गैस का नियम क्या है? उसका दाब ताप के समानुपाती होगा, यानी दाब जो है ताप के समानुपाती हो तो दाब का नियम कहलाता है। इसे सेलुसेक का नियम भी कहते हैं, गेलुसेक का नियम भी कहते हैं और ये आयतन गैस तापमापी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आयतन गैस मापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गैस के दाब के नियम से, यानी गेलू-सेक के नियम से या गैस के दाब के नियम से। अगला है नियत गैस तापमापी। तो नियत गैस तापमापी जो उसका आयतन होता है ताप के समानुपाती होता है। ये चार्ल्स के नियम का पालन करता है, आपको ये याद रखना है। अगला है प्लैटिनम प्रतिरोध मापी। तो प्लैटिनम प्रतिरोध मापी क्या होता है? किसी धातु के तार का विद्युत प्रतिरोध के ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है। यानी आपको इस पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि जो
प्लैटिनम प्रतिरोधी तापमापी होता है, तो उसमें अगर धातु का तार का विद्युत प्रतिरोध बढ़ा दें, यानी विद्युत प्रतिरोध ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है, यानी यदि किसी तार का प्रतिरोध बढ़ा दें तो उसका ताप भी बढ़ जाएगा, यानी ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध अपने आप बढ़ जाएगा। चलते हैं, अगला है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे इससे क्वेश्चन बनते हैं कि -40 पर फ़ारेनहाइट ताप मापी का पाठ्यांक सामान्य पाठ्यांक देता है। याद रखना, 1K से नीचे ताप मापने के लिए चुंबकीय ताप मापी का उपयोग किया जाता है। ये क्यूरी नियम पर आधारित होता है। अगला है पारा ताप मापी गोलाकार बल्ब की अपेक्षा घनाकार बेलनाकार बल्ब से ज़्यादा संवेदनशील होता है। अगला है उच्च क्वथनांक को नियत रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा के कारण प्लेटिनम पर प्रतिरोध तापमापी होता है। ठीक है, -200 के नीचे ताप पर नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रवीभूत होने लगते, इसलिए इनके नीचे ताप मापने के लिए हीलियम का प्रयोग करते हैं। अगला है न्यूनतम तापमान -273.15 पर ही संभव है, तो आपको ये भी याद रखना है। अब दोस्तों हमारे यहाँ से इम्पॉर्टेंट जो हमारे न्यूमेरिकल हैं वो शुरू होते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपको याद रखना है कि वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और इसके वाष्प संतुलन में रहते हैं तो क्या कहा जाता है? वह ताप जहां बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहते हैं इसे त्रिबिंदु कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी फॉर डिफेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है जो ताप की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो जो ताप की संकल्पना है तो ऊष्मागतिकी के शून्यवां नियम से मिलती है। इसका ऑप्शन नंबर ए फॉर एयर फोर्स एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियत दाब पर गैस तापमापी की रचना क्रियाविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नियत दाब पर गैस की तापमापी की जो क्रियाविधि है वो चार्ल्स के नियम पर आधारित है। इसका ऑप्शन सी फॉर सीडीएस एकदम करेक्ट हो जाएगा, जो आपके इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, अचर गैस तापमान मापने के लिए जिस तापमापी का उपयोग किया जाता है वह किस नियम पर कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी दाब के नियम से। दाब का नियम क्या होता है? पी प्रोपोर्शनल, पी समानुपाती होता है ताप के। तो आपको याद रखना है कि अचर गैस तापमान तापमापी जिस नियम के अनुसार कार्य करता है वह दाब का नियम होता है। दाब का नियम सीधा सीधा समानुपाती होता है टेम्परेचर के, आपको याद रखना है। अगला है, निम्न ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो निम्न ताप मापने के लिए हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, आपको ये याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर बीएसएफ एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह ताप जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे समान पाठ्यांक देता है। तो -40 डिग्री यानी -40 डिग्री में ताप जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान पाठ्यांक देते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी फॉर सीडीएस एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो केल्विन पैमाने पर जो पानी का क्वथनांक होता है वो 373 के होता है, आपको ये भी याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर ए फॉर एयरफोर्स एकदम यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम तापमान संभव है। तो न्यूनतम जो तापमान संभव -273 पर, आपको ये भी याद रखना है। अगला है, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने के बीच संबंध क्या होता है? तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट पैमाना तथा सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने के बीच संबंध क्या होता है? C/5 F-32/9 ये होता है 32/9। के यहाँ जोड़ दें, K-273/5 होता है। आपको ये याद रखना, सीधा सीधा आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलते हैं अगला जो क्वेश्चन हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि एक आदर्श गैस तापमापी द्वारा मापा गया व्यंजक थीटा बराबर PT - P0 अपान P100 - P0 इंटू 100 द्वारा दिया जाता, तो इसका ताप क्या होगा? ताप सेल्सियस में होगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त किया जाता है? यानी जो पारे का तापमापी है वो 360 सेल्सियस तक प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी फॉर डिफेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप पर फ़ारेनहाइट पैमाने का मान कितना होता है? तो परम शून्य ताप पर जो फ़ारेनहाइट पैमाने की वैल्यू होती है वो -460 सेल्सियस होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी फॉर सीडीएस एकदम करेक्ट हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का तापमान मापा जाता है। तो दोस्तों जो सूर्य का तापमान मापा जाता है उत्तम तापमापी से, यानी उत्तम तापमापी क्या होता है? जिससे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर मापी जाती है, आपको ये याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर डी फॉर डिफेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटिनम प्रतिरोध मापी तापमापी का परिसर कितना है? तो प्रतिरोधी तापमापी का जो परिसर है -200 सेल्सियस से 1200 सेल्सियस तक, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री 0 सेल्सियस केल्विन पैमाने पर शुद्ध मान कितना होता है? जो 0 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पैमाने का जो शुद्ध मान होता है 273.15 के होता है, आपको ये याद रखना है। दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का ताप समानता 98.4 फ़ारेनहाइट रहता है,
सेल्सियस पैमाने पर इसका मान कितना होगा, तो इसका मान होगा 36.890 सेल्सियस। आपको याद रखना है जो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। आपको याद रखना है कि शरीर का जो ताप होता है 98 फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, 36.89 के। तो आपको याद रखना है फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का त्रिक बिंदु कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो जल का त्रिक बिंदु होता है 32.01 फ़ारेनहाइट। आपको ये याद रखना है। दोस्तों ये हमारे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन रहे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।